नमस्ते। पानी हमारे चारों तरफ है, पर कभी सोचा है इसकी शांत सतह के नीचे आखिर है क्या? आज हम पृथ्वी की इसी नीली चादर के नीचे छिपे रहस्यों को जानने के लिए एक सफर पर निकलेंगे। तो चलिए इस अनजान दुनिया में एक गोता लगाया जाए। 71%। सोचिए जरा इस नंबर के बारे में। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे प्लैनेट का भाई लगभग 3/4 हिस्सा जमीन है ही नहीं, पानी है। तो फिर ये सवाल तो बनता है कि आखिर पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहते ही क्यों हैं? असल में इसका जवाब पानी की इसी विशालता में छिपा है, जो स्पेस से देखने पर एक कमाल का नज़ारा दिखाता है। देखिए, होता क्या है कि जब सूरज की किरणें हमारे इन विशाल महासागरों पर पड़ती हैं, तो वो नीले रंग को रिफ्लेक्ट करती हैं। बस यही वजह है कि स्पेस से हमारा घर एक चमकते हुए नीले कंचे जैसा दिखाई देता है। और ये सिर्फ रंग की बात नहीं है, यही लिक्विड वाटर है जो पृथ्वी को हमारे पूरे सोलर सिस्टम में जीवन के लिए एक अनोखा नखलिस्तान बनाता है। पर ये जो पानी है ना, ये एक जगह टिका नहीं रहता, ये तो लगातार एक सफर पर है। तो चलिए अब उस कमाल के सिस्टम को समझते हैं जो पृथ्वी पर पानी को हमेशा चलाता रहता है, जिसे हम वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारी प्लैनेट का सर्कुलेटरी सिस्टम है। जैसे हमारी बॉडी में खून दौड़ता है ना, ठीक वैसे ही ये वाटर साइकिल पृथ्वी पर पानी को लगातार ओशंस, हवा और जमीन के बीच घुमाता रहता है। तो ये साइकिल आखिर चलता कैसे है? देखिए, इसकी शुरुआत होती है इवेपोरेशन से, मतलब वाष्पीकरण से। जब सूरज की गर्मी समंदर के पानी को भाप बनाकर ऊपर उठाती है, फिर ऊपर जाकर ये ठंडी हवा से मिलती है और कंडेंसेशन के जरिए बादल बन जाती है। और जब ये बादल भारी हो जाते हैं तो होता है वर्षण, यानी बारिश या बर्फबारी। ये पानी जमीन पर गिरता है और नदियों के जरिए बहकर, मतलब रन ऑफ के तौर पर, वापस समंदर में मिल जाता है। और बस ये साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। और इस पूरे सिस्टम का पावर हाउस वो है हमारे महासागर। जी हाँ, इवेपोरेशन का सबसे बड़ा सोर्स यही है, जो इस पूरे वाटर साइकिल को एनर्जी देते हैं और इसे चलाते रहते हैं। हाँ, ये साइकिल पानी को रिन्यूएबल तो बनाता है, पर एक बात याद रखने वाली है। पृथ्वी पर पानी की जो टोटल क्वांटिटी है ना, वो फिक्स्ड है। ये न कहीं से आता है न कहीं जाता है। हमारी बढ़ती आबादी और ज़रूरतें इस लिमिटेड रिसोर्स पर ज़बरदस्त दबाव डाल रही हैं। इसीलिए वाटर कंजर्वेशन आज पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। चलिए अब सतह को छोड़ते हैं और जरा गहराई में उतरते हैं। ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि इन लहरों के नीचे कोई सपाट रेतीला मैदान नहीं है, बल्कि पहाड़ों और घाटियों से भरी एक पूरी की पूरी छिपी हुई दुनिया है। तो अगली बार जब समंदर किनारे खड़े होकर लहरों को देखे ना, तो बस ये सोचेगा कि पैरों के नीचे मीलों तक फैली एक अनदेखी दुनिया है, जिसमें जमीन की तरह ही पहाड़ हैं, घाटियां हैं, मैदान हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। ये चार्ट देखिए, ये समंदर की विशालता को दिखाता है। किनारे के पास की उथली जमीन, मतलब कॉन्टिनेंटल शेल्फ, के बाद गहराई कितनी तेजी से बढ़ती है। हम कुछ ही दूरी में 200 मीटर से सीधा 6000 मीटर की गहराई में पहुंच जाते हैं। मतलब ये तो एक विशाल खाई में गिरने जैसा है। तो सवाल ये है कि पानी के नीचे की इस विशाल दुनिया में आखिर है क्या? चलिए इसके 4 मेन हिस्सों को एक एक करके जानते हैं। हमारी यात्रा का पहला स्टॉप है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसे आप महाद्वीप का ही डूबा हुआ किनारा समझ सकते हैं, जो किनारे से शुरू होकर धीरे धीरे समंदर में उतरता है। भले ही ये एरिया उथला है, पर है ये बेहद कीमती। दुनिया के सबसे बड़े फिशिंग ग्राउंड्स यही हैं, और समंदर के नीचे से हमें जो पेट्रोलियम जैसे फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं ना, वो भी यहीं से आते हैं। कुछ शेल्फ तो इतने बड़े हैं, जैसे साइबेरियन शेल्फ, उसका फैलाव 1500 किलोमीटर तक है। कमाल है ना? अच्छा, अब उथले पानी से निकलकर हम पृथ्वी की सबसे गहरी और सबसे रहस्यमयी जगहों की तरफ बढ़ते हैं, महासागरीय गर्त या खाइयां। ये वो जगह हैं जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंच पाती। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ गहरे गड्ढे नहीं हैं, ये पृथ्वी की सबसे एक्टिव जियोलॉजिकल जगहों में से हैं। यहीं पर धरती की विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, जिससे भयंकर भूकंप आते हैं और पानी के नीचे ज्वालामुखी फटते हैं। तो देखिए, एक ही महासागर में दो कितनी अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ सूरज की रोशनी से नहाया हुआ, जिंदगी से भरपूर
उथला शेल्फ, और दूसरी तरफ एकदम अंधेरे में डूबी, जबरदस्त दबाव और भूवैज्ञानिक हलचल से भरी गहरी खाइयां। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन दो मेन फीचर्स के अलावा समंदर का तल, पानी के नीचे की माउंटेन रेंजेस, सपाट चोटी वाले ज्वालामुखियों जिन्हें गुयॉट्स कहते हैं, और जिंदगी से भरपूर कोरल आइलैंड से भी भरा पड़ा है। ये बात इस पूरी खोज के महत्व को बहुत खूबसूरती से बताती है। समुद्र तल सिर्फ एक ज्योग्राफिकल जगह नहीं है, ये हमारी ग्रह के पास्ट और फ्यूचर के रहस्यों को खोलने वाली एक चाबी है। तो आखिर में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमने मंगल ग्रह की सतह का नक्शा तक बना लिया है, लेकिन हम अपने ही ग्रह के समंदर के तल के बारे में इतना कम जानते हैं। इन गहराइयों में कौन सी नई प्रजातियां, कौन से जियोलॉजिकल चमत्कार और न जाने कौन कौन से अनसुलझे रहस्य हमारी खोज का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हम सबने सुना ही है कि पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह कहते हैं, पर क्यों? वजह बिल्कुल साफ है, पानी। हमारी दुनिया की सतह का लगभग 71% हिस्सा इसी से ढका हुआ है। पर असली सवाल तो ये है कि पानी का ये विशाल समंदर सिर्फ एक नीला धब्बा क्यों नहीं है? ये हमारे ग्रह का इंजन कैसे बन जाता है? देखिए, इसका राज छिपा है समुद्र के अंदर, उसकी परतों में, उसके गुणों में, जिन्हें हम आज एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं तापमान से। देखिए, समुद्र की सतह ऊपर से भले ही शांत दिखे, लेकिन लहरों के नीचे एक पूरी अलग ही दुनिया है। तापमान की एक छिपी हुई, एक कॉम्प्लेक्स बनावट है। एक सवाल जो अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि जमीन के मुकाबले समुद्र इतनी धीरे धीरे गर्म और ठंडा क्यों होता है? आपने महसूस किया होगा, गर्मियों में तपती दोपहर में बीच पर रेत तो आग जैसी गर्म हो जाती है, पर पानी में पैर डालते ही एक ठंडक मिलती है। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक वजह है, और वो वजह है पानी की हाई स्पेसिफिक हीट। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में, पानी अपना तापमान बढ़ाने से पहले बहुत सारी गर्मी अपने अंदर सोख सकता है। यही वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हमारे महासागर एक बहुत बड़े हीट बैंक की तरह काम करते हैं, जो हमारी पृथ्वी के क्लाइमेट को कंट्रोल में रखते हैं। तो चलिए, समुद्र में एक वर्चुअल गोटा लगाते हैं। सबसे ऊपर पहली परत है सरफेस लेयर, जो करीब 500 मीटर तक होती है और सूरज की गर्मी से अच्छी खासी गर्म रहती है। इसके ठीक नीचे शुरू होती है थर्मोक्लाइन जोन। ये वो जादुई परत है जहां तापमान अचानक और बहुत तेजी से गिरता है, और जब आप सबसे नीचे पहुंचते हैं डीप लेयर में, तो वहां पानी लगभग जमने की कगार पर होता है, चाहे आप भूमध्य रेखा के पास हों या ध्रुवों के पास। अब जाहिर है, समुद्र का तापमान हर जगह एक जैसा तो नहीं होता। ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि लैटिट्यूड, मतलब आप इक्वेटर के पास हैं या पोल्स के आसपास ज़मीन कितनी है, हवाएं किस तरफ चल रही हैं, और सबसे ज़रूरी, समुद्री धाराएं यानी ओशन करंट्स। ये जो समुद्री धाराएं हैं ना, ये असल में समुद्र के अंदर बहने वाली विशाल नदियों की तरह हैं, जो गर्मी को पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट करती हैं। जैसे कि गल्फ स्ट्रीम, जो एक गर्म धारा है और गर्म पानी को उत्तर की तरफ ले जाती है, और वहीं दूसरी तरफ है लैब्राडोर करंट, जो एक ठंडी धारा है और ठंडा पानी दक्षिण की ओर लाती है। अच्छा, तापमान की बात तो हो गई। अब आते हैं समुद्र के दूसरे सबसे बड़े राज पर, इसका खारापन, जिसे हम साइंटिफिक भाषा में सैलिनिटी कहते हैं। और ये सिर्फ स्वाद की बात नहीं है, ये महासागरों की एक बहुत बड़ी ताकत है। तो ये सैलिनिटी या खारापन है क्या चीज़? देखिए, इसका हिसाब बहुत सीधा है। अगर आप 1000 ग्राम समुद्री पानी लेते हैं, तो उसमें कितना नमक घुला हुआ है, बस वही सैलिनिटी है, और इसे पार्ट्स पर थाउजेंड या पीपीटी में नापा जाता है। आमतौर पर खुले महासागरों की औसत सैलिनिटी करीबन 35 पार्ट्स पर थाउजेंड होती है। ये एक ज़रूरी नंबर है जिसे याद रखना अच्छा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ एक औसत है। असल में ये जगह जगह पर बदलता है। जैसे रेड सी यानी लाल सागर जैसी जगह, जहां गर्मी बहुत है और पानी तेजी से भाप बनता है, वहां सैलिनिटी बढ़कर 41 तक पहुंच जाती है। और वहीं बंगाल की खाड़ी में, जहां बहुत सारी नदियां अपना ताज़ा पानी छोड़ती हैं, ये काफ़ी कम हो जाती है। याद है, हमने थर्मोक्लाइन की बात की थी, जहां तापमान तेजी से बदलता है। बिल्कुल वैसे ही सैलिनिटी के लिए होता है हैलोक्लाइन। ये समुद्र की वो लेयर है जहां गहराई के साथ साथ खारापन बहुत तेजी से बढ़ता है। तो सवाल यह है कि ये खारापन इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये सीधे सीधे पानी की डेंसिटी यानी उसके घनत्व पर असर डालता है। जितना ज़्यादा खारा पानी, उतना ही ज़्यादा घना, मतलब भारी, और भारी चीज़ नीचे बैठती है।
पानी का यही ऊपर नीचे होना गहरी समुद्री धाराओं को जन्म देता है, जो पूरे ग्लोब पर घूमती है। और हाँ, ये समुद्री जीवों के जिंदा रहने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो अब जब हम तापमान और खारेपन के पीछे की साइंस को थोड़ा बहुत समझ चुके हैं, तो चलिए इन सब को जोड़कर देखते हैं कि हमारी दुनिया के लिए इसके क्या मायने हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो हमारे महासागर इस प्लैनेट के सबसे ताकतवर क्लाइमेट रेगुलेटर हैं। यही तय करते हैं कि कौन सा समुद्री जीव कहाँ रहेगा, और सबसे बड़ी बात, ये हम इंसानों के वजूद की नींव हैं। हमारा मौसम, हमारा खाना, यहाँ तक कि जो हवा हम सांस लेते हैं, वो सब एक हेल्दी ओशन पर ही तो निर्भर करती है। ये एक लाइन पूरी कहानी कह देती है। इंसान का अस्तित्व सीधे तौर पर महासागरों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। ये एक सीधी, सच्ची और गहरी बात है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं। महासागर हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन उन पर जो हमारा असर पड़ रहा है, उसे कौन कंट्रोल करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। तो चलिए इसी सवाल के साथ हम आज की बातचीत के आखिरी हिस्से पर आते हैं। अगर महासागरों की इन गहराइयों को समझने का यह सफ़र आपको अच्छा लगा हो, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक ज़रूर दें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, आगे भी ऐसे ही ज्ञान से भरे विश्लेषण के लिए ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, ये जानकारी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम की है जो एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट के साथ समझना चाहते हैं। आपका एक छोटा सा शेयर किसी और स्टूडेंट की पढ़ाई को आसान बना सकता है। धन्यवाद।